हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 28 ऑफ अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइफ मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइस, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको न्यूज प्रोवाइड की जाती है। एंड गाइज, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। इसी नाम से टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी यूजर आईडी झा_सर है। एंड आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे नाम को सर्च करके। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज है वो वर्ली पेंटिंग की है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्ली पेंटिंग कहाँ की है। तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र की ये फेमस वर्ली पेंटिंग हम लोग को देखने को मिलती है। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इंडियन फोक आर्ट, भारतीय लोक कला, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंदर ही हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसने अपनी जो नोएडा के अंदर जो इसके कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये कॉर्पोरेट ऑफिस है इसका, राइट। तो इसने अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज के आउटर वॉल्स पर, ये बाहरी जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, इस पर ये वर्ली पेंटिंग करवाई है। तो इसलिए ये वर्ली पेंटिंग का टॉपिक जो है वो न्यूज में हम लोग को देखने को मिला है। बट वर्ली पेंटिंग से रिलेटेड डायरेक्ट काफी कुछ चीजें आ सकती हैं, तो इसमें हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो वर्ली गाइज एक ट्राइबल ग्रुप है, एक इंडिजीनियस ट्राइब या फिर आदिवासी का ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर एरियाज पर ये रहते हैं। जो कोस्टल एरिया है और जो माउंटेन्स वाला जो एरिया है वहां पर ये जनजाति आदिवासी ग्रुप जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। इनकी जो लैंग्वेज होती है, जो जिसमें ये बात करते हैं, तो ये वर्ली लैंग्वेज है जिस पर ये बात करते हैं। तो देखो, वर्ली जो है वो पेंटिंग भी है, वर्ली एक ट्राइबल ग्रुप भी है, कम्युनिटी भी है, और वर्ली एक लैंग्वेज भी है। तो ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि वर्ली अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या ही है? ए लैंग्वेज, बी इंडिजीनियस ट्राइब, सी पेंटिंग, डी ऑल दी अबव। तो क्या आंसर होगा? ऑल दी अबव। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप लोग को थोड़ी सी मल्टी डायमेंशनल में चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये बात जरूर याद रखना कि वर्ली लैंग्वेज जो है वो अनरिटन है, अलिखित लैंग्वेज ये हम लोग को देखने को मिलती है, सिर्फ बोली जाती है ये। और इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है उसका सदर्न जोन जो है उससे ये लैंग्वेज बिलोंग करती है, वर्ली लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका एक जनरल आइडिया, एक जानकारी आपको होनी चाहिए। वर्ली पेंटिंग की बात करें तो काफी ब्यूटीफुल पेंटिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है वर्ली पेंटिंग। इसकी चर्चा करें तो महाराष्ट्र में ये फेमस वर्ली पेंटिंग हम लोग को देखने को मिलती है, जिसकी हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इस पेंटिंग के ट्रेसेस जो है वो 10वीं सेंचुरी के हम लोग को देखने को मिले थे, और 10वीं सेंचुरी से यानी कि ये पेंटिंग का आइडिया जो है वो लग गया था कि 10th सेंचुरी से ये पेंटिंग जो है वो, यानी कि ये आर्ट फॉर्म जो है वो दिखाई देता था, राइट। इसके अलावा जो भीमबेटका के अंदर जो रॉक शेल्टर्स हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे है भीमबेटका किस स्टेट के अंदर है? नीचे कमेंट बॉक्स पर फटाक से लिखकर बताइए। पहले यूपीएससी ने ऑलरेडी और वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज ने भीमबेटका से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं। जल्दी से इसका आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भीमबेटका में जो रॉक शेल्टर्स हैं वहां पर जैसी चित्रकला हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि वहां पर जैसी पेंटिंग है वैसे ही सेम पेंटिंग जो है वो वर्ली हम लोग को देखने को मिलती है। यानी कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो भीमबेटका की पेंटिंग्स का और वर्ली पेंटिंग का हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि जैसी पेंटिंग वहां पर भीमबेटका में है वैसी ही वर्ली पेंटिंग का भी फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा, इस पेंटिंग के अंदर सेंट्रल थीम क्या होती है? तो ज्यादातर जब आप इस पेंटिंग को देखोगे तो फेस्टिवल्स, डांसेस, ट्रीज, एनिमल्स, फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग, तो ऐसी थीम आपको दिखाई देगी। जैसे कि आप देख सकते हो इधर, तो आप देखो जैसे कि यहाँ पर नीचे देखो, आप ये डांस कर रहे हैं, ठीक है, ये बजा रहे हैं गाना वाना, ठीक है, तो ऐसी चीजें, राइट। फिशिंग वगैरह भी आ जाती है इसमें, हंटिंग वगैरह भी आ जाती है, कुछ कुछ चीजें इस प्रकार की। तो ये इनकी सेंट्रल थीम होती है, राइट, इस पेंटिंग की। आगे की चर्चा करें, ज्यादातर महिला इस पेंटिंग में इन्वॉल्व होती हैं, एंगेज होती हैं, और सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ऐसी चीजें आप लोग को ग्राफिक डिजाइन जो है वो इस पेंटिंग में ज्यादा देखने को मिलता है। सर्कुलर देखो, जैसे ये सर्कल है, ये आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी ज्यादातर चीजें आपको यहाँ पर इस पेंटिंग में देखेंगे। जैसे हाउस भी बना हुआ है तो इसमें भी आप देखो ट्राइंगल है, राइट। तो इस प्रकार की चीजें, तो ये कुछ जोग्राफिक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है ग्राफिक पर्पस के लिए, सर्कल,
ट्राइंगल, स्क्वायर, तो ये सब ज्यादा यूज किए जाते हैं इस पेंटिंग के अंदर। तो ये बस बेसिक एक आइडिया आपको होना चाहिए इस पेंटिंग से रिलेटेड और थोड़ी सी वर्ली ट्राइब के बारे में और वर्ली लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि वर्ली जो है वो भी न्यूज में था, तो दैट्स वाई इसका एक अच्छा आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। तो पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही न्यूज थी। नाउ हम लोग पेपर 2 की न्यूज की तरफ आगे बात करते हैं। अब गाइस इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हुआवे के बारे में। आपको पता ही होगा ऑलरेडी, हमने पहले भी इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हुआवे वो कंपनी है एक प्रकार की, आपने इसके मोबाइल फोन्स देखे होंगे, वेरियस इसकी ब्रॉडबैंड देखा होगा। ब्रॉडबैंड यानी कि ये जो होता है ना राउटर, जो वाईफाई राउटर्स वगैरह जो होते हैं, टेलीफोन्स वगैरह आपने इसके देखे होंगे। वेरियस तमाम जो है इसकी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, जैसे कि हुआवे के ये भी होते हैं, वेबकैम्स वगैरह भी होते हैं, काफी कुछ चीजें होती हैं ये। तो अभी क्या किया था, हुआवे इकलौती ऐसी कंट्री हम लोग को पूरे दुनिया भर में ऐसी देखने को मिली जिसके पास जो है वो रेडी टू यूज 5G टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। रेडी टू यूज यानी कि आज आप उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दो, आपको जितना भी जो प्रोसेसिंग पीरियड लगता है उस पर्टिकुलर सर्विस को सेटअप करने का, सिर्फ उतना पीरियड लगेगा और एक किसी भी कंट्री या किसी भी लोकेशन में 5G सर्विसेज जो है वो शुरू कर देगा हुआवे। हुआवे के पास हर एक इक्विपमेंट अवेलेबल है 5G सर्विसेज के लिए, हर एक टेक्नोलॉजी इसके पास अवेलेबल है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करने की देरी है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सिर्फ समय उतना ही लगेगा जितना प्रोसेसिंग में लगता है, सेटअप में लगता है, और उतनी देर में जो है वो ये हुआवे अपनी 5G सर्विसेज जो है वो ऑफर कर देगा। ऐसे ही हुआ, हुआवे ने जब इसकी लॉन्चिंग करी थी तो उसके बाद काफी कुछ जो है वो कंसर्न सामने आए। स्पेशली यूएसए ने काफी कंसर्न रेज किया और भी काफी सारी कंट्रीज ने, ब्रिटेन ने कंसर्न रेज किए। कंसर्न ये थे कि हुआवे क्या करता है, हुआवे ये देखा गया था कि हुआवे काफी सारा जो डेटा है वो चुपचाप चोरी करके चाइनीज गवर्नमेंट को दे देता है। और ये सिर्फ शिकायत हुआवे के साथ नहीं है, ये चाइना की तमाम कंपनीज के साथ है। तमाम के 100% जितनी भी कंपनीज चाइना के अंदर स्टैब्लिश होती हैं सभी के साथ ये शिकायत है कि वो कंपनी हो सकता है कि वो चाइनीज गवर्नमेंट को अपना डेटा शेयर कर दे। यानी कि जैसे कि ये एक कंपनी है, ये कंपनी जो है वो इधर मान लेते हैं ये एशिया है, एशिया के अंदर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही है, और ये कंपनी किसकी है, चाइना की कंपनी है, चाइना के अंदर ये कंपनी है, चाइना के अंदर ये रजिस्टर्ड है, स्टैब्लिश्ड है। तो ये क्या कर सकती है, जिस भी तमाम जगहों पर ये अपनी सर्विसेज दे रही है उन जगहों का चुपचाप डेटा जो है चोरी छिपे चुपचाप स्पाई करके, निगरानी करके और जासूसी करके डेटा जो है वो चुपचाप जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट को दे सकती है। अब ऐसा क्यों है, क्या ऐसा सभी कंपनीज के साथ है कि जो भी कंपनी चाइना के अंदर रजिस्टर्ड होंगी, स्टैब्लिश्ड होंगी, तो क्या वो चाइनीज गवर्नमेंट को अपना डेटा दे सकती हैं या फिर इस प्रकार का विश्वासघात कर सकती है अपने कस्टमर्स के साथ, क्योंकि ये तो इनके कस्टमर्स हैं, एशियन का कस्टमर है। कर सकती है क्या, तो आंसर होगा हाँ कर सकती हैं। उसके पीछे का लीगल जो बैकग्राउंड है वो ये है कि चाइना के अंदर जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती, जो भी XYZ कंपनी कोई भी, तो उसको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, जैसे कि कंपनीज रजिस्ट्रेशन का एग्रीमेंट होता है ना, पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें मेंशन होते हैं। उसमें बकायदा मेंशन्ड है कि जब भी जरूरत पड़ेगी किसी भी कंपनी से कोई भी डेटा मांगने की या किसी भी चीज की, तो वो सामने वाली कंपनी जो चाइना के अंदर स्टैब्लिश्ड है, रजिस्टर्ड है, वो चाइनीज गवर्नमेंट को ना नहीं कह सकती। अगर ना कहेगी तो वो कंपनी को बंद होना पड़ेगा, वो ऑपरेशन नहीं कर सकती, ऑपरेट नहीं कर सकती। ये बकायदा चाइना के अंदर एक लीगल कागजों में हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है, लॉ है ऑलरेडी चाइना के अंदर इस प्रकार का। तो ऑब्वियस ही बात है, सभी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफी सारी कंट्रीज हैं उनको यही डर है, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजीज जो है इतनी एडवांस हो चुकी हैं, हर एक इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। आप जो मेरा लेक्चर देख रहे हो, टेक्नोलॉजी नहीं होती वाली, इंटरनेट नहीं होता, डिवाइसेस नहीं होते, तो ये लेक्चर नहीं देख पाते, है ना। तो आज की डेट में वर्ल्ड जो है वो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, और आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और इन्हीं सब चीजों का हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि इंटरनेट का, वाईफाई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ये वर्ल्ड जो है वो आने वाला समय यही तो है। अभी कुछ दिनों पहले भी इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, सिक्योरिटी के बारे में भी हमने बात करी थी कि ये चीजें जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उस प्रकार से खतरा भी मंडराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए साइबर सिक्योरिटी होना जरूरी है, वेरियस मतलब जो स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होना जरूरी है ना। तो ये सब चीजें हैं, और कंसर्न यही है कि चाइना जो है वो कभी भी अपनी उस टेरिटरी के अंदर, चाइना टेरिटरी के अंदर जो भी कंपनी स्टैब्लिश्ड है उस कंपनी से कभी भी किसी भी प्रकार का डेटा मांग सकती है। अब अगर मान के चलो हुआवे जो है वो अपनी 5G सर्विस देता है, और आपको पता है कि गाइस इंटरनेट पर ही सब कुछ है आज की डेट में, बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशंस इंटरनेट पे चल रहे हैं, पूरा बैंकिंग सिस्टम आज की डेट में इंटरनेट पर चल रहा है, राइट। तो अगर हुआवे अपनी सर्विस जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देता है, यानी कि 5G सर्विसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देता है, तो क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि पूरी चीज होगी 5G से कनेक्टेड होगी उस कंट्री के अंदर,
तो चाइना जो है वो उस कंट्री की तमाम चीजों को इनडायरेक्टली जो है वो कंट्रोल कर सकता है। इस चीज को समझो, इस गंभीरता को समझो, तब जाके आपको चीजें पता लगेंगी कि चाइना जो है उसकी किस प्रकार की स्ट्रेटेजी होती है कंट्रोल करने की, हर तरीके की। चाहे वो अगर अभी वन बेल्ट वन रोड की अगर हम लोग बात करें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव याद आ रहा है, तो उसमें भी उसकी स्ट्रेटेजी यही है, इसी प्रकार की, पहले भी आपको समझाया हुआ है मैंने, कि वो एक कंट्रोल चाहता है हमेशा। वैसे ही वो आज की डेट में टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है वो एक कंट्रोल अपना जो है वो चाह रहा है, कमांड जो है वो अपनी चाह रहा है कि एक प्रकार की, और इसलिए तो वो ज्यादा उत्सुक है कि हुआवे को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल फोरम्स तक में उसने हुआवे के बारे में जो है वो डिस्कशन किया, चर्चाएं करी कि हमारे पास एक कंपनी है हुआवे, जो कि आपको रेडी टू यूज अभी के अभी 5G सर्विसेज जो है वो ऑफर कर देगी। उसके पास पूरे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, वो बिल्कुल रेडी है 5G सर्विसेज देने के लिए। आप बताओ कब लेनी है। ऐसे ही उसने ऑलरेडी अपनी ये सर्विसेज जो है हुआवे ने ऑलरेडी शुरू कर दी है अफ्रीका की कुछ कंट्रीज के अंदर। अब और की अपनी धीरे धीरे करके सर्विसेज जो है वो बढ़ाना चाह रहा है। बट अभी कुछ समय पहले बैरियर ये लग गया था क्योंकि इसका ये खुलासा हो गया था। इवन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने तक इंडिया को वार्न किया था कि चाइनीज कंपनी के साथ जो है वो किसी प्रकार का कोलैबोरेशन ना रखें, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल कि हमारा काफी सारा जो डेटा है वो हमसे चोरी करके चाइनीज गवर्नमेंट को, चाइनीज सरकार को जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। इसमें काफी कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं, राइट? क्योंकि बहुत सारी चीजें आज की डेट में ऑनलाइन है, हर एक चीज हम लोग को ऑनलाइन देखने को मिलती है। तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर 5G नेटवर्क अगर कहीं पर प्रोवाइड किया जा रहा है तो 5G नेटवर्क के थ्रू बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आने वाला समय इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है। आने वाला क्या, अभी का समय इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हम लोग को देखने को मिलता है। काफी कुछ चीजें आप अपने घर में एक इंटरनेट के थ्रू एक इकोसिस्टम डेवलप करके अपने पूरे घर की लाइटें वाइटें हर चीज जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। आप किसी और देश में बैठे हो, अपने घर के अंदर लाइट्स वगैरह को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो आप। ऐसी भी चीजें आपको पता होगा, ये सब तो बेसिक चीजें हैं। ऐसी और भी एडवांस चीज हो गई, क्योंकि आजकल रोबोटिक्स वर्ल्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा। बहुत सारी आप अपने घर को अनलॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, राइट? चेक कर सकते हो कि आपका, अब जैसे काफी सारे लोग होते हैं ना कि जो सीसीटीवी लगा लेते हैं, उसके थ्रू मॉनिटर कर रहे होते हैं किसी और दूसरी लोकेशन पर बैठकर। तो ऐसे ही होता है। अगर ये पूरा कंट्रोल इंटरनेट का अगर चाइना के पास चला जाएगा और हुआवे इसकी कंपनीज के थ्रू, तो ऑब्वियसली बात है चाइना एक क्लिक पर पूरी चीजें जो है वो देख सकेगा, मॉनिटर कर सकेगा, जासूसी कर सकेगा, निगरानी रख सकेगा, है कि नहीं? तो इस कंसेप्ट, इस कंसर्न को समझो आप, ठीक है? और ये कंसेप्ट आपको डेवलप करना है चाइना को लेकर, कि चाइना की स्ट्रेटेजी जो है वो किस प्रकार की हम लोग को एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है। अब क्या है, अब आगे चलते हैं थ्योरी पे। तो चाइना जो है गाइस, ये ब्रिक्स इनोवेशन बेस चाइना के अंदर स्टैब्लिश करने पर काम कर रहा है। ब्रिक्स यानी कि आपको पता होगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये टारगेट कर रहा है कि इसकी 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका कॉपरेशन इन 5 कंट्रीज के साथ जो है वो हो जाए, यानी कि ये 5 कंट्री कॉपरेट कर लें चाइना की इस चीज के लिए, 5G सर्विसेज के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस के लिए। और वो ये जो 5 कंट्रीज हैं ये अपने देश के अंदर ये चाइना की सर्विसेज जो है वो लेना शुरू कर दें। और ये टारगेट कर रहा है कि चाइना के अंदर ही ये एक बेस जो है वो इनोवेशन बेस जो है वो स्टैब्लिश करेगा, जहां पर वेरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजीज की वेरियस इनोवेटिव चीजें जो है वो यहाँ पर डेवलप की जाएंगी, राइट? तो और ये जो जो भी चीजें डेवलप की जाएगी वो सर्विसेज जो है वो इन 5 देशों को ये प्रोवाइड कराएगा। और इन 5 देश अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ब्रिक्स नेशन हम लोग को ऑलरेडी अपने आप में काफी बड़ा नेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एक 5 कंट्रीज का देखने को मिलता है, राइट? और काफी पावरफुल ये कंट्रीज हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि इन कंट्रीज ने अगर चाइना के साथ कोलैबोरेट कर लिया, कॉपरेशन कर लिया, तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी काफी आसानी हो जाएगी काफी सारी कंट्रीज के साथ जो है वो कोलैबोरेशन करने में चाइना को, राइट? अपनी 5G सर्विसेज को प्रमोट करने के पर्पस के लिए। और ये 5G सर्विसेज को किसके द्वारा प्रमोट किया जाएगा? हुआवे। चाइना यही चाह रहा है कि हुआवे इसकी जो कंपनी है वो इंटरनेशनली जो है वो आगे बढ़े, इंटरनेशनली जो है वो compete करे काफी सारी दूसरी जो इसकी ऑल्टरनेट जो कंपनीज। हालांकि अभी एट प्रेजेंट 5G का ऑल्टरनेट हम लोग को नहीं देखने को मिला है। रेडी तैयार हो रही है चीजें, जैसे कि जियो ने भी अनाउंस किया था वो तैयार कर रहा है, उस पर काम कर रहा है। बट फिर भी हुआवे इकलौती ऐसी कंपनी है आज की रेट में जो जिसके पास रेडी टू यूज 5G सर्विसेज अवेलेबल है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और इसकी कंट्रोवर्सी के बारे में इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले समझाया कि एक चीज जो है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। आगे की बात करें, ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं वो क्या चाह रही हैं, तो रशिया की बात करें तो रशिया कह रहा है कि हाँ वो चाइना के साथ जो है वो 5G पर काम कर लेगा। साउथ अफ्रीका के अंदर ऑलरेडी हुआवे अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील ने बोला है कि हाँ चलो आओ इसका डेमो वगैरह दिखाओ कुछ, बट फाइनल कॉल जो है वो ब्राजील ने अभी नहीं लिया है, बट ट्रायल्स वगैरह मांगे हैं, डेमो वगैरह मांगे हैं। और इंडिया तो बिल्कुल इसके अपोज में हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले इंडिया ने ऑलरेडी आपको पता होगा कि 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था नेशन सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर। और यही वाला टॉपिक जो है नेशन सिक्योरिटी का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि एक भी चीज जो है वो आपके दिमाग से चूके ना, और पूरी चीज पूरा फोकस जो है वो आपका इसी चीज पे आए, नेशन सिक्योरिटी,
साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि मेन चीज तो यही है। और हुआवे, हुआवे के बारे में एक जानकारी आपको होना चाहिए। और बैन कब हुआ था ये सब? जब गोलन वैली पे हम लोग को देखने को मिला था, क्लैश हुआ था। पूरी डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा करी थी, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइए गोलन वैली कहां पर लोकेटेड है फटाफट। और इंडिया की इंटेलिजेंस कंपनीज है, उन्होंने भी चिंता जताई कि चाइनीज कंपनी जो है इंक्लूडिंग हुआवे ऑल्सो, तो ये अपनी ये इंडिया का डेटा जो है वो शेयर कर सकती है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, मिलिट्री के साथ, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें हम लोग को एक चीज जो है वो पता लगी कि ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया तो किसी हालत में जो है वो इसका जो ये ब्रिक्स इनोवेशन बेस जो ये तैयार करने की बात कर रहा है, तो इंडिया तो अपना कॉपरेशन इसको नहीं देगी। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज दे रही है, बट ब्राजील भी हो सकता है शायद बाद में मना कर दे, बट अभी ब्राजील का वो न्यू मतलब वो पक्का नहीं है कि वो क्या करने वाली है, राइट। बाकी रशिया ने तो पक्का कर दिया और इसने भी पक्का कर दिया साउथ अफ्रीका में, क्योंकि ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में ये हुआवे की सर्विसेज देखने को मिल ही रही हैं, राइट। और ऐसा ही कुछ यूके 5G क्लब का हम लोग को देखने को मिला था, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। यूके 5G क्लब याद आ रहा है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था यूएसए को और कहा था कि वो 5G क्लब जो है वो 10 कंट्रीज का बनाएंगे, जिसमें G7 कंट्रीज होंगी, यूके, यूएसए, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया। ये तो ये 10 कंट्रीज हैं, ये मिलकर 5G क्लब जो है वो तैयार करेंगे। ये सब 10 कंट्री जो है वो मिलकर क्या काम करेंगे? हुआवे का ऑल्टरनेटिव तैयार करना, या फिर चाइना की जो ये कंपनी है टेक्नोलॉजी जायंट जो है उसका ऑल्टरनेटिव तैयार करना, यानी कि ये सब कंट्रीज मिलकर जो है वो 5G सर्विसेज को डेवलप करने के ऊपर काम करेंगी, राइट। आगे की चर्चा करें और 5G के बारे में कुछ बेसिक बातें करें तो 5G किसके ऊपर बेस्ड है ये आ सकता है, तो याद रखना OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो इसके ऊपर बेस्ड ये 5G हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और 5G NR एयर इंटरफेस हम लोग को इसमें देखने को मिलता है। हालांकि इतना ये टेक्नोलॉजी वाली चीज इतनी डिटेल में नहीं आती है, बट फिर भी एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे कि 5G का जो बैंडविड्थ होता है वो काफी वाइड होता है, अगर हम लोग पुराने बैंडविड्थ की बात करें, राइट। क्योंकि 5G का बैंडविड्थ के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ था हालांकि डिटेल में, कि जो कि जैसे कि आपके जो पेज है, ठीक है, आप जो कोई भी यूट्यूब के, चलो पेज छोड़ो, यूट्यूब का वीडियो, आपने यूट्यूब के वीडियो पर क्लिक किया, वो जितनी देर लगती है उसको ऑन होने में, तो वही चीज जो होती है वो बैंडविड्थ होती है, कि कितनी तेज जो है वो आपको सर्विस जो है वो मिल रही है। जैसे कि 1G 1980s के समय में 1G हुआ करता था, राइट। 1G आपको पता होगा कि वो GPRS वाला जब समय था, 1G 2G का हम लोग को देखने को मिलता था, काफी स्लो जो है वो इंटरनेट हुआ करते थे। हालांकि उस समय जो फोन्स वगैरह भी हुआ करते थे वो काफी छोटे हुआ करते थे, मेरे ख्याल से 3310 नोकिया का होगा या 3210 ऐसा कुछ था, काफी पुराने समय की बात है ये, 1990s की। तब उस समय ये मोबाइल्स देखने को मिले थे 3310 और ये नोकिया वगैरह वाले मोबाइल छोटे छोटे। बट मैंने तो जो इंटरनेट जो देखा था वो लेट 90s में जो है वो देखा था। उसके बाद फिर 2000 का जब समय आया था, तो उस समय नोकिया 6600 और ये सब मोबाइल चलते थे, याद आ रहा है? कुछ आपने शायद देखा होगा बचपन में, नोकिया 6600 हो गए और 72 N72 नोकिया वगैरह, तो ये सब मोबाइल्स बहुत हुआ करते थे, तो वो 3G सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड किया करते थे। बस आपको एक जनरल टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि 1980s के समय पे 1G आया था, फिर 1990s में 2G, 3G आया था 2000 के समय पे, और 4G फिर हम लोग को 2010 के बाद से हम लोग को देखने को मिल गया था। और अब जो जमाना आ गया है 2020 के बाद का, तो अब ये 5G का हम लोग को देखने को मिला। तो सिर्फ 10-10 साल का आपको गैप पता होना चाहिए, 1-2, मतलब अगर 2020 से माइनस करते जाओ 10-10 साल, तो आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड जो है वो मैच द फॉलोइंग के लिए अवेलेबल होगा, यानी कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसके बारे में एक जनरल एक जानकारी होनी चाहिए और एक अच्छा आइडिया होना चाहिए आपको चाइना के बारे में, क्योंकि इंडिया चाइना रिलेशंस जो है वो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है हनी मिशन के बारे में। तो 2017 में शुरू किया गया हनी मिशन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा, KVIC के द्वारा। मेन पर्पस ये है कि आदिवासी, फार्मर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ और वुमेन, महिला जो है अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, बेरोजगार जो लोग हैं, उनको रोजगार जो है वो प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनको प्रोवाइड कराना इस हनी मिशन के तहत। और हमारी कंट्री के अंदर हनी प्रोडक्शन को जो है वो बूस्ट कर देना, इंक्रीज कर देना, इसको लेकर ये हनी मिशन जो है वो शुरू किया गया था। और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे किसानों की इनकम को डबल करने का टारगेट जो है वो सरकार का किस साल का है, कौन से ईयर का है। कई बार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, और इसी को लेकर एक ऑल्टरनेटिव जो मतलब इनकम जो है जनरेट कर पाए किसान अपने ही खेत पे, तो वो हनी मिशन के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बी कीपिंग की एक्टिविटीज के थ्रू बी कीपिंग रखकर शहद जो है वो निकाल कर फिर शहद को बेचना, और एक्सपोर्ट भी जो है वो हनी का बढ़ेगा इससे, इस मिशन के तहत। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। बेसिक जानकारी बस हनी मिशन के बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं। 2017 का था ये हनी मिशन, बट इतनी जानकारी आपके लिए एट प्रेजेंट के लिए सफिशिएंट है। APEDA, कई बार इसके बारे में हमने बात करी है, लगातार ये टॉपिक न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना काफी ज्यादा है।
एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है जो एग्रीकल्चर है और प्रोसेस्ड फूड है। जैसे कि प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या हो गया, जैसे टमाटर, टमाटर रॉ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, बट उसकी प्रोसेसिंग करके अगर उसका टोमेटो सॉस बना दिया तो टोमेटो सॉस क्या है, प्रोसेस्ड फूड है। इन्हीं सब चीजों को एक्सपोर्ट करने को लेकर ये APEDA हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। ये स्टैब्लिश हुई है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 के तहत। इस अथॉरिटी ने प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को रिप्लेस किया था। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखना, डायरेक्टली ये वाले क्वेश्चन बनेंगे कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और इसका काम क्या है, एक्सपोर्ट जो है एग्रीकल्चर के, और जो एग्रीकल्चर और प्रोसेस प्रोडक्ट फूड जो हम लोग को देखने को मिलता है उसको प्रमोट करना। वही चीज मैंने भी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दी थी स्टार्टिंग में कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और प्रोसेस फूड है, फूड प्रोडक्ट, उनको एक्सपोर्ट, उनके एक्सपोर्ट जो है वो उसको प्रमोट करना कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर ये बॉडी जो है वो काम करती है। और इवन इसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि जितने भी शुगर, चीनी जितनी भी इंपोर्ट होती है हमारी कंट्री के अंदर, तो उसको ये मॉनिटर करती है। ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी APEDA की। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि चीनी जो इंपोर्ट होती है तो उसको मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, तो APEDA इसके पास हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये टॉपिक जो था वो न्यूज में हम लोग को देखने को मिला था। अब गाइस इस न्यूज में बात हो रही है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, NCAP के बारे में। तो देखिए ये जो टॉपिक है इसको थोड़ी देर से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले NCAP न्यूज में क्यों आया है वो आप समझ लो। हालांकि आपको NCAP जो है उसके बारे में आइडिया लगी गया है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। जो एयर है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने को लेकर ये प्रोग्राम है, आप तो आइडिया लगी गया इसके नाम से ही आपको, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे, थोड़ी देर से करेंगे, बट पहले ये पूरा मुद्दा न्यूज में क्यों था वो आप पहले समझ लो, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फटकार लगाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को। क्यों फटकार लगाई, तो सिंपल सी चीज ये थी, अब इस पर गौर फरमाना, जो इससे आपको ये चीज समझ में आएगी कि कानून के सिनेरियो में, यानी कि कानून के सेंस में, या फिर जब आप एक ऑफिसर बनोगे तो आपके लिए कोई भी एक बात जो होगी वो हल्के वाली नहीं होगी, यानी कि छोटी कोई बात नहीं होगी। आप जो भी स्टेटमेंट दोगे या जो भी स्टेटमेंट आप सामने वालों से रिसीव करोगे फर्दर ऑफिशियल से, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, तो वो हर एक चीज जो होती है लीगल सिनेरियो में उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हम लोग को देखने को मिलती है। वो चीज समझ में आएगी अब आपको, क्योंकि अभी सिर्फ मिनिस्ट्री ने ये कहा NGT से अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए कि पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसा हम लोग टारगेट रख रहे हैं, जैसा हम लोग सोच रहे हैं NCAP के टारगेट के तहत जो काम कर रहे हैं, तो वो जो है वो अचीव नहीं किया जा सकता। इसको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल है। इसको लेकर NGT को आ गया गुस्सा। NGT ने इस पूरी चीज को जो है वो रिलेट कर दिया राइट टू क्लीन एयर को राइट टू लाइफ से, क्योंकि राइट टू क्लीन एयर रिकॉग्नाइज पार्ट है राइट टू लाइफ का, राइट। ये चीज यहां पर सामने आ गई। अब देखो किस प्रकार से रिलेट किया, अभी देखो इसको एक सिंपल सेंस में समझना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने सीधे सिंपल ये बोला कि यार पॉल्यूशन को कंट्रोल करना मुश्किल है। NGT को गुस्सा आ गया, बोलते यार पॉल्यूशन को कंट्रोल करना मुश्किल है, यानी कि आप जो है वो लोगों की जान को खतरे में डालोगे क्या, ऐसे कैसे बोल सकते हो कंट्रोल करना मुश्किल है। लोगों की यहां पर जान जा रही है, एयर पोल्यूशन के चलते लोग मरते हैं, और आप बोल रहे मुश्किल है। आपको तो इसको जी जान लगाकर वेरियस चीजें जो है, वेरियस इनिशिएटिव्स जो है वो अपने शुरू करके, फॉरेन जो कंपनीज हैं, फॉरेन जो कंट्रीज हैं, उनके कोलैबोरेशन से आपको नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो लानी चाहिए और एयर क्वालिटी पे काम करना चाहिए। ऐसे मुश्किल है बोलने से थोड़ा कुछ होता। अब कल को आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे, DM बनोगे, उस समय उस लेवल पर आप ये तो नहीं बोल सकते कि यार दंगे हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, नहीं बोल सकते ना। आपको कुछ भी करना है, आपके जो भी अप्रोच है वो करनी है आपको, और उस चीज को खत्म करना है, क्योंकि वो लोगों की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, लोगों की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को जो वेरियस राइट्स देता है, उसकी अगर हानि हो रही है तो उस पर तुरंत जो है वो मैंडेटरी एक्शन लेना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि आप कल को जब ऑफिसर बनोगे तो आपका काम यही तो होगा सिटीजन्स को जो है वो वेरियस प्रोटेक्शन ऑफर करना, उनके राइट से उनको अवगत कराना, ये कोशिश कर रहा है कि कहीं उनके राइट का हनन तो नहीं हो रहा कहीं पर भी, और अगर हो रहा है तो उस पर तुरंत स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है कि नहीं। तो ये चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिली इस पर्टिकुलर पूरे मैटर में। सिर्फ छोटी सी बात कही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा अपनी रिपोर्ट के तहत कि कंट्रोल करना मुश्किल है, उसी पर ही NGT ने इसको रिलेट कर दिया कि राइट टू क्लीन एयर राइट टू लाइफ का एक पार्ट है, और अगर आप इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्लीन एयर लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो आप लोगों की राइट टू लाइफ को डिनाई कर रहे हो, यानी कि वॉयलेट कर रहे हो इस फंडामेंटल राइट को आप।
समझ पा रहे हो बातों को? और इवन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को भी आप वॉयलेट कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के तहत हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के आधार पर वेरियस कानून लागू किए गए हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और भी काफी सारे इस प्रकार के कानून, राइट? तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस हम लोग को देखने को मिलता है। और अगर आप इस प्रिंसिपल को डिनाई करते हो तो क्या कर रहे हो आप? ऑल ओवर कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहे हो आप, आपके स्टेटमेंट से, आपके वर्ड से। तो ये चीज इसमें आपको बस समझने वाली थी मेनली, कि ये जो आर्टिकल है इसमें ये इंपॉर्टेंट था, ये जानना कि कोई भी चीज होती, कभी कभी ऐसी चीज एथिक्स पेपर 4 में आ जाती है, तो इसीलिए मैंने आपको इसमें एक ओवरव्यू दिया इस प्रकार की चीजें। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी ने ये स्टेटमेंट दिया एथिक्स केस स्टडी में कि ये फलाना स्टेटमेंट है, तो ये कितना मैटर करता है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर वो स्टेटमेंट लीगल की बात कर रहा है, या फिर अगर नहीं भी कर रहा तो आप ढूंढो उस स्टेटमेंट में, खोजो कि कहीं लीगल की बात तो नहीं। आपका काम तो यही होगा ना, क्योंकि अगर आप उस सिंपल से स्टेटमेंट, बात कही सिंपल सी कि यार पॉल्यूशन कंट्रोल करना मुश्किल है, तो आम आम जनता के लिए तो नॉर्मल बात है, बट फॉर अ ब्यूरोक्रेट ये नॉर्मल बात नहीं है। ब्यूरोक्रेट को अलग थिंकिंग से इसको समझना पड़ेगा। कल को अगर आपसे कोई बोल दे पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन यार कंट्रोल करना में तो अभी बहुत समय लगेगा, मुश्किल है, आप वहीं पर उसको डिबेट शुरू करोगे, बोलोगे कि नहीं, क्यों? मुश्किल कहने से थोड़ा ना होता, मुश्किल कहकर आप किसी की जान थोड़ा ना मुसीबत में डाल सकते हो, क्योंकि आप सामने चीज रखोगे, क्योंकि एयर पोल्यूशन के कारण लोगों की मृत्यु होती है, और ये अगर इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं लोगों के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं, क्योंकि राइट टू क्लीन एयर एक राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो ये आपका मेंस का आंसर भी होना चाहिए, और बाई चांस अगर इंटरव्यू में भी ऐसी चीज आ जाए, तो आप जो इंटरव्यूअर के स्टेटमेंट्स हैं उन्हीं में से चीजों को निकाल कर उनको जब प्रस्तुत करेंगे तो मजा आ जाएगा। वो खुद बोलेंगे कि क्या क्वालिटी लेकर आया ये स्टूडेंट, या फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, राइट? चलो एनीवेज आगे की चर्चा करें तो एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का जो टारगेट है इसकी चर्चा करें तो इसका टारगेट 10 सालों का है, कि 10 सालों में इनको एयर जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करना है, और पहले 3 सालों में 35% पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस करना है। तो इसका मतलब ये है, जब इन्होंने बोला कम करेंगे, और कम करने पर भी इन्होंने 20 से 30% रिडक्शन की बात करी कि इतना जो है वो 2024 तक हो जाएगा, बट यहाँ पर कितना रिडक्शन की चर्चा हो रही है? 35% की पहले 3 सालों में पोल्यूशन को रिड्यूस करने की चर्चा हो रही है, और उसके बाद फिर और पोल्यूशन को जो है वो रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 10 साल तक जो है वो पोल्यूशन जो है वो उस पर काम नहीं किया जाएगा। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट कह देती है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, तो फिर वो काम नहीं करेंगे, राइट? तो ये क्या होगा, आने वाले 10 सालों तक और भी जो है वो लोगों की राइट टू लाइफ जो है वो डिनाई होगी, वॉयलेट होगी, राइट? क्योंकि उनको क्लीन एयर जो है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी, राइट? तो और इसके अलावा अगर इनके टारगेट्स की बात करें तो इसमें ये भी क्लियर नहीं है इनके टारगेट्स में कि मतलब किस प्रकार के पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस किया जाएगा, राइट? यानी कि हवा में जो भी पोल्यूटेंट्स हैं तो वो कौन से पोल्यूटेंट्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो उसकी भी क्लियरिटी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा चिंताजनक बात यह भी है कि 2019 में जब हमने देखा था, इवन हमने चर्चा भी करी थी, आपको याद आ रहा होगा कि हमने बात करी थी वर्ल्ड पोल्यूशन सिटीज के बारे में, वर्ल्ड में जितनी भी पोल्यूशन की सिटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उसके इंडेक्स के बारे में नहीं चर्चा करी थी, वर्ल्ड पोल्यूशन सिटी इंडेक्स के बारे में ऐसा कुछ हमने देखा था, ग्लोबल पोल्यूशन इंडेक्स 2019, याद आ रहा है? और इंडिया के अंदर जो नॉन अटेनमेंट सिटी यानी कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज जो हैं उनकी भी नंबर जो है वो 102 से 122 जो है वो हो गए हैं। तो ऐसी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। और एयर पोल्यूशन के कारण सबसे ज्यादा मृत्यु जो है वो लोगों की होती है, लोगों को वेरियस डिजीज होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों को होती हैं, लंग्स के इन्फेक्शन होने लगते हैं, है कि नहीं? तो ये सब कुछ चीजें हैं, और टारगेटेड टाइम पर पोल्यूशन को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है, एक प्लान तरीके से और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन से, कि स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, और पोल्यूशन जो है वो उसको डाउन किया जाए, राइट? तो ये इन सब चीजों की आज की डेट में है आवश्यकता। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसके चलते ये जो पूरा मैटर था। बट अभी हम लोग बात करेंगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2019 में इसको लॉन्च किया गया, 2019 में आई है, तो अभी इस साल के लिए, 2020 के लिए और 2021 के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एक चीज याद रखना, प्रीलिम्स में ये आ सकता है कि क्या ये किसी कानून के द्वारा कानून के तहत बनाई गई नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, या फिर क्या किसी दूसरे कानून के तहत इसको प्रोटेक्शन दी गई है, या कोई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो आपको सभी स्टेटमेंट को गलत करना है, क्योंकि ये एक स्कीम की तरह लाई गई, ये चीज आपको याद रखनी है। ना ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है, ना किसी भी कानून के अंदर आती है, ये एक स्कीम के तहत जो है वो चालू किया गया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, जिसमें सेंटर और स्टेट जो है गाइस ये वेरियस रूल्स रेगुलेशन फ्रेमवर्क्स जो है वो इशू करते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, खत्म करने के लिए, और राइट? और मेजर गोल जो है इनका एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का, वो पार्टिकुलेट मैटर 10 का है और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर टारगेट ये किया गया कि सन 2024 तक एटलीस्ट
20% जो है वो एटमॉस्फेयर से ये पोल्यूटेंट्स PM10 और PM2.5 इसको रिड्यूस किया जाएगा। और 2017 को बेस ईयर फॉर कंपैरिजन को रखते हुए, यानी कि बेस ईयर जो रखा गया वो 2017 की 2017 में जो एयर क्वालिटी थी उसके कंपैरिजन में जो आज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसके यानी कि 2017 के कंपैरिजन में आपको जो है वो रिड्यूस करना है। आज के कंपैरिजन में नहीं, आज जो चल रहा है एनवायरमेंट में जो पोल्यूटेंट्स है वो मैटर नहीं करेंगे। 2017 में जितने पोल्यूटेंट्स थे उससे आप कम करो पार्टिकुलेट मैटर 10 को और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को। ऐसे ही फर्दर फिर जो है वो आने वाले समय में पोल्यूटेंट्स को कम किया जाएगा और 2017 को बेस बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग को जो है वो इसकी एक जानकारी होनी चाहिए। और इसमें कौन कौन लोग एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काम करेंगे, तो वेरियस एकेडमिक्स के और वेरियस इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स यहाँ पर, प्रोफेशनल्स यहाँ पर होंगे। साथ ही साथ कोलैबोरेशन होगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नीति आयोग और CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इनके कोलैबोरेशन के साथ जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे सभी लोग और मिलकर काम ये होगा कि एयर पोल्यूशन को जो है वो रिड्यूस करना। इनिशियली 102 सिटीज हम लोग को देखने को मिली थी 23 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में, जिसको नॉन अटेनमेंट सिटी जो है वो चूज किया गया है। नॉन अटेनमेंट सिटीज यानी कि इन सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन लेवल है, राइट, हाई पोल्यूशन लेवल है। और इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु को छोड़कर बाकी जितनी भी सिटीज हैं वो 2 टियर में हम लोग को देखने को मिलती है। टियर 2 सिटी यानी कि टियर 2 मतलब जो जहां पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। टियर 2 सिटीज उन सिटीज को कहा जाता है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो सिटीज को टियर 1, टियर 2, टियर 3 की रैंक दी जाती है और हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी कैपिटल सिटीज हैं वो टियर 2 की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, ये हम लोग को सिटीज देखने को मिल रही हैं 4 टियर 1 वाली, और बाकी रिमेनिंग टियर 2 सिटीज जो है वो देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और सिटीज जो है वो सेलेक्ट की गई हैं एम्बिएंट एयर क्वालिटी डेटा के आधार पर, जो कि 2011 से 15 का हम लोग को देखने को मिला था नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत। तो इसमें डेटा में सामने आया कि ये सब सिटीज जो है उसके अंदर पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसीलिए इन सिटीज को जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया। महाराष्ट्र की बात करें गाइस, तो महाराष्ट्र के अंदर बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज हम लोग को महाराष्ट्र स्टेट में देखने को मिलती है जो कि चूज की गई। सबसे ज्यादा सिटीज जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है जहां पर काफी पॉल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। और ये डेटा याद रखना कि जो पूरे दुनिया भर में जो 30 टॉप मोस्ट 30 सिटीज हैं जहां पर पॉल्यूशन काफी हाई है, उनमें से 21 सिटी तो इंडिया की है, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को एक पता होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉल्यूशन के बारे में अक्सर जो है वो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, और इस बार तो डेफिनेटली आएंगे क्योंकि हम लोग काम जो है वो इस पर बहुत जोरों शोरों से जो है वो कर रहे हैं, है कि नहीं। तो पेपर 2 का ये लास्ट टॉपिक था। पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर चर्चा हो रही है सिन गुड्स या फिर सिन टैक्स के बारे में। सिन टैक्स क्या है? अब इसको पाप टैक्स मत बोलना, ये सिन टैक्स ही आप बोलो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हिंदी में भी सिन टैक्स ही आप बोलो तो ठीक रहेगा। इसको पाप टैक्स वैसे बोल सकते हैं। सिन का मतलब होता है पाप, ठीक है। तो ये ऐसे सामानों के ऊपर लगाया जाता है, ये टैक्स इम्पोज किया जाता है जो कि हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या लगता है? सिन टैक्स लगता है, ठीक है। और इसमें फोकस ये होता है इन टैक्स को लगाकर कि ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन की हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का कंजप्शन जो है वो रिड्यूस हो, और उन प्रोडक्ट्स की प्राइस को बढ़ाते हुए, क्योंकि टैक्स लगता है तो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो प्राइस इसलिए बढ़ाई जाती है जिससे कि लोग बाग ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है वो कंज्यूम कम करें। इसके अलावा सोसाइटी को कंपनसेट हो। कैसे कंपनसेट हो? अब देखो, जो भी टैक्स मिलता है सरकार को, तो सरकार क्या करती है? उस टैक्स से वेरियस डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो है वो शुरू करती है ना। तो अब सोसाइटी को जो है वो वापस दिया जाएगा, यानी कि ये जो पैसा जो है वो जब चार्ज किया जा रहा है इन प्रोडक्ट से, तो वो प्रोडक्ट जो है वो वापस सोसाइटी में जो है वो लगा दिया जाएगा, राइट। और इससे हेल्थ सिस्टम जो है वो इंप्रूव होगा, हेल्थ सेक्टर जो है उसके अंदर और वेरियस रिसोर्सेज वगैरह जो है इंक्रीज किए जाएंगे, इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके आधार पर हम लोग को देखने को मिलता है कि सिंटैक्स लगाया जाता है, और ये उसके कुछ फायदे हो जाते हैं सिंटैक्स के लगाने के, राइट। इंडिया के अंदर जीएसटी रेट स्ट्रक्चर जो है वो एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसी में ही ये सिंटैक्स जो है वो उसके अंदर कुछ सेज हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि एट प्रेजेंट जीएसटी है इंडिया के अंदर। अब जीएसटी में कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं जिसमें एक्स्ट्रा सेज जो है वो लगा दिया जाता है, जैसे कि सिगरेट में, पान मसाला में सेज की अगर बात करें, अल्कोहल में सेज अभी रिसेंटली इंक्रीज किया था दिल्ली ने 70% तक, याद है, कोरोना सेज बोल के। तो वैसी कुछ चीजें हैं, ये सेज जो है वो यहाँ पर लगा दिया जाता है जो कि सिन गुड्स के ऊपर, जिससे कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है वो सरकार जनरेट कर पाती है। और वैसे ही लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि कार्स वगैरह, तो इसमें भी काफी ह्यूज सेज जो है वो लगाया जाता है। कुछ सिन गुड्स के एग्जांपल की बात करें, शराब हो गई, तंबाकू हो गए, कैंडीज वगैरह यानी कि चॉकलेट्स वगैरह कुछ इस प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती है, ड्रग्स हो गए।
सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, फास्ट फूड्स हो गए, राइट, कॉफी, शुगर, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सिन प्रोडक्ट्स के, राइट। और अभी ये टॉपिक सिन टैक्स का या फिर सिन गुड्स का न्यूज में इसलिए था क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी अभी रिसेंटली कहा है कि टू व्हीलर्स जो है वो ना लग्जरी प्रोडक्ट है ना कोई सिन प्रोडक्ट है, राइट। तो इसीलिए जीएसटी रेट रिवीजन के अंदर जो आज की रेट में ये आती है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में शायद ये जो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये टू व्हीलर्स हैं इनके प्राइस जो है वो डाउन होंगे। एट प्रेजेंट जो है वो इस पर 28% जीएसटी जो है वो लगाया जाता है। दूसरी कुछ कंट्रीज यूके, स्वीडन, कनाडा, यहाँ पर सिंटैक्स हम लोग को देखने को मिलता है टोबैको से लेकर अल्कोहल से लेकर लॉटरीज, गैम्बलिंग, फ्यूल तक जैसे प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें ये सिंटैक्स जो है वो वहाँ पर लगाया जाता है इन कंट्रीज के अंदर। और मैक्सिको ने 2013 में सोडा टैक्स जो है वो शुरू किया था, इम्पोज किया था लगाना, ठीक है। तो ये एक बेसिक जानकारी जो है वो इससे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात हो रही है आईएनएस विराट के बारे में। आईएनएस विराट आप देख सकते हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये देखो आप एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं ये, राइट। युद्ध के समय पे ये तैनात होता है और यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है वो जाते हैं युद्ध के समय पर, राइट। तो युद्ध के समय पे इसको यूज किया जाता है, वॉरशिप है ये एक, ठीक है। तो ब्रिटिश नेवी ने इसको लाई गई थी, इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश नेवी के द्वारा इसको 1959 में। HMS हर्मीज के नाम से ये जाना जाता था पहले। और फॉकलैंड आइलैंड का जो युद्ध हम लोग को 1982 में देखने को मिला था तो उसमें इसने पार्टिसिपेट भी किया था। इसके बाद इंडिया ने 1986 में इसको परचेज कर लिया ब्रिटिशर से और आईएनएस विराट इसका नाम रख दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल है क्योंकि सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाला, जो तैनात होने वाला, यानी कि सबसे लंबे समय तक, इतने लंबे समय से यानी कि 1959 से अभी तक, अभी कुछ सालों पहले तक ये तैनात था, बिल्कुल बिल्कुल वो वाली पोजीशन पे था बिल्कुल कि जब भी जरूरत पड़े तो ये एक्टिव है, रेडी है। बट फिर अब देखो इतना समय हो गया है तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बूढ़ा हो जाता है इतने समय में, तो बूढ़ा नहीं मतलब यूज का नहीं बचता एग्जैक्टली। तो वैसे ही है आईएनएस विराट जो है गई वो यूज का नहीं था, ये टूट गया था बेसिकली। और इसी के साथ साथ पिछले 6 सालों में एक और आईएनएस विक्रांत भी टूट गया था। तो ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो कि टूट गए हैं। आईएनएस विक्रांत जो है वो पहले टूट कर जो है वो चला गया था। और देखिए मैं कबाड़ शब्द यूज नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबे समय तक इसने हमारी इंडिया की प्रोटेक्शन करी, इंडिया को बहुत कुछ दिया, तो इसलिए ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी कंट्री के तो उनको भी हमें सम्मान देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप स्क्रैप या कबाड़ का शब्द जो है वो ना यूज करें तो अच्छा है, राइट। स्क्रैप इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि अभी हुआ यही है कि इसका जो पूरे जितने भी पार्ट्स हैं वो पूरे के पूरे बिक गए हैं। जैसे कि ये शब्द तो यूज करना ठीक नहीं है मेरे लिए, बट आपको समझाने के लिए मैं बताऊंगा। जैसे कि कुछ घर में जो पुराना सामान होता है उसको कबाड़ी वाले को दे देते हैं ना, तो वैसे ही कुछ हुआ है कि ये जो शिप जो है हमारा वॉरशिप, ये पूरी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, टूट गया था। तब इसको श्रीराम ग्रुप ने अभी रिसेंटली परचेज कर लिया है। बिगेस्ट शिप रिसाइकलर है ये श्रीराम ग्रुप, जो कि अलंग गुजरात में हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को परचेज कर लिया, इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था। इससे पहले आईएनएस विक्रांत जो है वो भी इसी प्रकार से हम लोग को देखने को, आपको याद आ रहा होगा कुछ जो टेलीविजन के एडवर्टीजमेंट में आईएनएस विक्रांत बाइक, बजाज की एक आईएनएस विक्रांत बाइक नहीं थी, उसकी बहुत न्यूज आती थी कि आईएनएस विक्रांत की शक्ति जो है वो बाइक में देखने को मिल रही है। तो बजाज ने ही ये किया था, आईएनएस विक्रांत के जो पार्ट्स थे उससे बाइक जो है वो उसने बना दी थी, राइट। तो वो आईएनएस विक्रांत जो है उसको अलाइव करके रखा हुआ था बाइक के रूप में। तो वैसे ही ये वाली चीज भी यहाँ पर है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसको कुछ और दूसरी मतलब रिसाइकल करके कुछ एक नया प्रोडक्ट जो है वो इसका बना दें, राइट। बट स्क्रैप और कबाड़ शब्द जो है वो ये ऐसे बेसिकली हमारी कंट्री के इतने इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जो है वो यूज़ करना सही नहीं है। भले ही वो आज की डेट में उस पोजीशन पर नहीं है कि वो जो है वो तैनात हो सके, क्योंकि टूट गए हैं, अब किसी काम के नहीं है, तो इसलिए फिर भी हम लोग जो है वो इसको सम्मान ही देंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपके पेपर में भी ये वाली फीलिंग जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और आईएनएस विक्रांत जो है इसने 1971 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था और मुंबई में ये जो है वो टूट गया था। तो वैसे ही ये भी हम लोग को देखने को मिला, आईएनएस विराट ये भी टूट गया था, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक इसने अनाउंस किया है कि ये जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसको एक्सेस करने के लिए, यानी कि कुल मिलाकर सिंपल सी चीज कि अगर आप जो है वो बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक क्या करती है, सबसे पहले ये चेक करती है कि आप जो प्रॉपर्टी, जो कोलेट्रल्स बैंक में गिरवी रखोगे, क्या उस कोलेट्रल की उतनी कीमत है कि नहीं है गिरवी रखने के लिए। या फिर दूसरी चीज ये देखती है कि अगर वो आपको लोन देगी तो आप लोन चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे, क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं है ना। तो यही 2 चीज के ऊपर पूरा गेम बेस्ड होता है। तो वैसे ही कर रही है आईसीआईसीआई बैंक जो है, ये अब किसानों के फार्म को देखेगी, फार्मिंग सेक्टर के लिए सैटेलाइट्स की मदद से किसानों के फार्म्स को देखेगी
उनकी एनालिसिस करेगी कि किसान जो है वो अपने फार्म्स को किस प्रकार से रख रहे हैं, रख रखाव जो है उनके फार्म्स का किस प्रकार का है, जमीन कैसी है, इरिगेशन कैसा है, क्रॉप पैटर्न कैसा है उनका, उस आधार पर किसान को जो है वो जल्दी से जल्दी लोन दे दिया जाएगा। यानी कि इसका जमीनों का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा बैंक के ब्रांच ऑफिसर्स के द्वारा, क्योंकि आपको पता होगा कि बैंक के ऑफिशियल जो है वो फिजिकली जमीन को जाकर वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि जो वो जिस व्यक्ति को लोन दे रहे हैं वो व्यक्ति जो है वो लोन चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, कहीं बैंक को नुकसान ना हो जाए। तो इसके लिए वो पूरा हम लोग को देखने को मिलता है, फील्ड विजिट होती है। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब सैटेलाइट डेटा के आधार पर जो है वो चेक कर लिया जाएगा, एनालाइज कर लिया जाएगा और उस आधार पर ये फैसला लिया जाएगा कि किसान जो है या फार्म सेक्टर के जो भी लोग हैं तो उनको कितना लोन देना है। ठीक है, तो वो पहले से ही जो है वो पूरा ये सैटेलाइट डेटा के आधार पर पूरी चीज जो है वो डिसाइड होगी। और आईसीआईसीआई ये पहला ऐसा बैंक है इंडिया का जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, सैटेलाइट डेटा इमेजिनरी का उपयोग करते हुए जो है वो क्रेडिट वर्दीनेस को जो है वो एक्सेस करेगा, उसका आंकलन करेगा, ठीक है, एनालिसिस करेगा। तो ये चीज जो है वो इससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिली और इससे फार्मर्स को जल्दी से जल्दी जो है वो लोन भी मिल जाएगा, क्योंकि डिसीजन जो है लोन देने का वो बहुत जल्दी जो है वो ले लिया जाएगा बैंक के द्वारा। ठीक है, अब इस न्यूज में इंडिया के एस्ट्रोसैट की बात हो रही है। क्वेश्चन अगर आता है एस्ट्रोसैट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक टेलीस्कोप है जो कि दूर दराज की गैलेक्सीज को डिटेक्ट करता है और दूर दराज की जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में उनको डिटेक्ट करता है ये। तो अभी रिसेंटली AUDFS-01, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि AUDFS-01 क्या है, ये क्या ये वैक्सीन है, क्या ये कुछ है, यानी कि प्लांट की स्पीसीज है, एनिमल की स्पीसीज, क्या है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए एक गैलेक्सी है। तो अभी रिसेंटली इस टेलीस्कोप ने एक बहुत दूर की गैलेक्सी को जो है, जो कि अभी कुछ समय पहले ही, यानी कुछ समय मतलब स्पेस के मामले में ये नहीं एक दो दिन एक आधी साल, मतलब फिर भी अर्लीस्ट होता है, तो कुछ समय पहले ही ये गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ था, तो इसको इसने डिटेक्ट कर लिया है एस्ट्रोसाइट ने, राइट। और एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट के तहत जो है ये डिटेक्ट हुई है, तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और ये गैलेक्सी जो है वो 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है हमारी धरती से। तो ये वाली चीज आप लोग को एक जनरल जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। ये डिस्कवरी जो हुई है, ये खोज जो हुई है, ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का ही रिजल्ट है, जो कि एस्ट्रोनॉमर्स हम लोग को इंडिया के, स्विट्जरलैंड के, फ्रांस, यूएसए, जापान और नीदरलैंड्स के देखने को मिलते हैं। इन्होंने कोलैबोरेट करके इस पर काम किया और इस पर्टिकुलर गैलेक्सी जो है, दूर दराज की जो गैलेक्सी है, जो कि अभी 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 अर्लीस्ट फॉर्मेशन इस गैलेक्सी का हम लोग को देखने को मिला है, तो वो डिटेक्ट हुई है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी जो है वो ऑब्जर्व की गई एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एनवायरनमेंट में। तो यूवी रेज में ये गैलेक्सी जो है वो ऑब्जर्व की गई और ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। इसके पीछे की डिस्कवरी की मेथोडोलॉजी क्या है, तो इतना डिटेल में चीजें नहीं आती, बट फिर भी एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखो ये कहां पर है गैलेक्सी, तो हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड, जो कि हबल अल्ट्रा डीप फील्ड के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसी जो जो स्काई जो है, आसमान जो है, आकाश जो है, उसका जो एक पैच है, तो वहां पर ये गैलेक्सी पाई गई। तो देखो ये मून आपको दिखाई दे रहा है, मून के साइज जितना बड़ा एक पैच है, यानी कि एक स्काई का एक एरिया है, वो एरिया जो है वो हबल एरिया के नाम से जाना जाता है, या फिर हबल डीप अल्ट्रा डीप फील्ड। और इसी में ही हम लोग को हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड देखने को मिलता है, जहां पर ये गैलेक्सी पाई गई, राइट। और HUDF हबल अल्ट्रा डीप फील्ड जो है वो एक छोटा सा एरिया है, जो कि फॉर्नेक्स कॉन्स्टेलेशन के पास हम लोग को देखने को मिलता है, उसी के विदिन। देखो ये फॉर्नेक्स कॉन्स्टेलेशन आपको देखने को मिल रहा है, उसी के विदिन जो है ये एरिया है। एंड ये भी क्वेश्चन आ सकता है फॉर्नेक्स क्या है, तो याद रखना ये कॉन्स्टेलेशन है, हम लोग को देखने को मिलता है तारामंडल, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। और हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा के थ्रू 2003 और 2004 में जो है ये हम लोग को फॉर्नेक्स देखने को मिला था, जो कि डिस्कवर हुआ था। और इसके अंदर बहुत सारी थाउजेंड्स की मात्रा में गैलेक्सीज मौजूद हैं। इसमें HUDF की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पूरी, और XDF की बात करें, ये हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड, तो यहाँ पर 5500 गैलेक्सीज मौजूद है। तो काफी सारी गैलेक्सीज है, उनमें से एक अर्लीस्ट फॉर्मिंग गैलेक्सी जो है वो उसकी खोज हुई है, उसके बारे में पता लगा है। तो इसकी एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब एस्ट्रोसाइट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिया की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। स्पेस टेलीस्कोप, स्पेस में ये हम लोग को देखने को मिलता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप तो पता ना आपको, दूर दूर दराज की चीजें जो है वो देख लेता है टेलीस्कोप। तो ये स्पेस का टेलीस्कोप है। किस चीज को देखने के लिए इसको बनाया गया, तो पहले मैंने आपको बताया था गैलेक्सीज को डिटेक्ट करने के लिए, जो फार ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में है उनको डिटेक्ट करने के लिए। और इसमें 5 टेलीस्कोप है, जो कि अलग अलग वेवलेंथ पर जो दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो ये विजिबल, नियर अल्ट्रावायलेट, फार अल्ट्रावायलेट, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे, तो ये कुछ चीजें इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये जो मल्टी वेवलेंथ जो है ये पूरी चीज, तो उसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं। और एस्ट्रोसाइट जो है इसमें 38 सेंटीमीटर का वाइड अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि जो फार और नियर के अल्ट्रावायलेट बैंड्स जो है उनको देखने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए
जो है ये काम में लिया जाता है। और वैसे ही हमने देखा कि ये जो गैलेक्सी जो थी उसको अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ पर ही डिटेक्ट किया गया है, राइट। और एस्ट्रोसाइट जो है इसको इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। और ये स्पेस में हम लोग को नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट पर देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्पेस में ये टेलीस्कोप है, स्पेस पर हम लोग को देखने को मिलता है। और मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर इसको एस्ट्रोसाइट को जो है वो तैयार किया है। IUCAA, इसरो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु और फिजिकल रिसर्च लैब अहमदाबाद के अंदर और भी काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, एस्ट्रोसेट। ठीक है, अब देखिए जैसे अपन ने गैलेक्सी के बारे में बात करी थी ना, अभी एक चीज हमने देखी गैलेक्सी के बारे में, ए करके था, रुको अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से रिवीजन हो जाएगा तुरंत। AUDFS01, ठीक है, तो ये क्या है, गैलेक्सी है। वैसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या बताइए, 2018 VPI अभी न्यूज में थी। तो ये अब देखो ये सब चीजों, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, इसको तभी करना जब थोड़ा दिमाग में आ जाए कि हाँ यार ये हमने पढ़ा था और एक आइडिया लग जाए, ठीक है, तभी अटेम्प्ट करना, वरना ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है वो जानबूझकर डाले जाते हैं, थोड़ा सा आप लोग को, यानी कि छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। पता है, देखो आपके प्रीलिम्स के अंदर कभी ये मत सोचना कि सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपको मिलेंगे, एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन तो वहां पर प्रीलिम्स में ऐसे होते हैं जो कि छोड़ने वाले होते हैं, राइट, कि आप जो है वो उसको अटेम्प्ट मत करो, और अगर बिल्कुल आता ही है तभी अटेम्प्ट करो, वरना देखना ही नहीं उसको, तो राइट। तो ऐसे 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको मिलेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक, कई बार तो ज्यादा भी हो जाते हैं ऐसे छोड़ने वाले, तो उस पर ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना। पहली बार जब क्वेश्चन लिख रहे हो कि अभी आपका 2020 आने वाला है, तो आपको ये टिप्स मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन पेपर जब आप देखो तो सबसे पहले वो पूरे क्वेश्चंस कर लो जिनके बारे में आप श्योर शॉर्ट हो, फिर सेकंड राउंड में वो वाले करो जिसके बारे में आप जिन 2 स्टेटमेंट में से आपको पता है कि हाँ यार एक स्टेटमेंट करेक्ट है और एक के बारे में आइडिया नहीं है, तो उस पर थोड़ा दिमाग लगाओ, एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करो। और ये दोनों स्टेप हो जाती है तो उसके बाद काउंट कर लो कि भाई आपके कितने हैं। अगर 60-70 क्वेश्चन आपने बना लिए हैं तो हाँ कुछ मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वापस गलती से आ सकती है, तो इसलिए 60-70 बना लिए तो सेफ साइड पे आ गए आप, ठीक है। फिर अगर लग रहा है थोड़ा और एलिमिनेशन करके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनमें कि मेहनत कर लें थोड़ी इसको जो है वो अटेम्प्ट करने की, तो अगर लग रहा है तो कर लेना, वरना मत करना, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आपके छोड़ने के लिए होते हैं। ये एग्जाम डिमांड ये नहीं करता कि आप पूरे क्वेश्चन बैठ के करो, पूरे क्वेश्चन मेंस में करना है, मेंस में पूरे क्वेश्चन करके आइए, प्रीलिम्स में सिर्फ उतना करना है जितना क्वालिफाई कर लो, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स जो होता है वो नॉन सीरियस जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको अलग करने के लिए बनाया गया होता है। प्रीलिम्स जो है उसके अंदर सिर्फ 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन को आपको ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट है। आपके आंखों के सामने ही आंसर होता है, बस ये मान के चलो, बस आपको ढूंढना है वहां जाके। और जो नॉन सीरियस होंगे वो ढूंढ नहीं पाएंगे, जो वाकई में सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ढूंढ के आगे नेक्स्ट चरण में चले जाएंगे। और आपके लिए मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मेंस है, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको सिलेक्शन जो मिलेगा वो मेंस को क्वालिफाई करने के बाद मिलेगा, ना कि प्रीलिम्स को। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर प्रीलिम्स की तैयारी करवाइए, प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी एक ही होती है, और यहाँ पर हम लोग दोनों की ही करते हैं, राइट। प्रीलिम्स के फैक्ट्स में आपको बताता हूँ, मेंस पर्सपेक्टिव से आपको कैसे अपने आंसर्स को लिखना है उसकी एक जानकारी देता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। चलो आगे की बात करें, 2018 VPI अगर आता है तो आपको बताना चाहिए कि एक एस्टेरॉइड है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी नासा का जेट प्रोपल्जन लेबोरेटरी है, तो इन्होंने कहा है कि धरती से इसके टकराने की थोड़ी संभावना है। कितनी संभावना है, तो 0.41% है कि ये धरती से टकरा सकता है, या फिर 240 चांसेस में एक चांस ऐसा है कि ये धरती से टकरा सकता है, राइट, यानी कि धरती को ये नुकसान पहुंचा सकता है। और आपको पता है कि गाइस धरती पर जब कोई भी एस्टेरॉइड टकराता है तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो काफी खतरनाक भी हो सकता है। इवन हमने पिछले कुछ महीनों में ये भी डिस्कस किया था कि लेक्स, आज की डेट में लेक जो है वो तक बन गई है। महाराष्ट्र के अंदर एक लेक है जिसके बारे में हमने कुछ समय पहले बात करी थी, उसका कलर पिंक हो गया था। लेक का नाम नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। वो लेक जो है वो एस्टेरॉइड का ही एक रिजल्ट था, इसी प्रकार का एक एस्टेरॉइड जो है वो उड़कर आया था, मतलब और धरती पे टकरा गया था और उसने एक लेक बना दी। तो आप सोचिए कि एक लेक, एक झील जो है वो बन सकती है एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट से, तो उसका अगर इम्पैक्ट होता है तो कितना खतरनाक होगा। तो खतरनाक तो होते हैं ये इनके इम्पैक्ट, बट सभी के नहीं होते, वो बहुत कई सालों में एक आध आ जाता है, और कई सालों मतलब 100-200-300 साल मान के चलो आप मिनिमम, तब उस समय देखने को मिल सकता है। बट बाकी ऐसे जो छोटे मोटे जो एस्टेरॉइड होते हैं जैसे कि ये है, इसके जो धरती से टकराने के चांसेस 0.41% है, और ये इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि बड़ा नहीं है इसका साइज, राइट। जिनका साइज बड़ा होता है वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो छोटे मोटे होते हैं वो तो धरती के एनवायरमेंट में आकर जल के राख हो जाते हैं। जैसे ही धरती के एनवायरमेंट में आएंगे वो जल जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। और यही चीज मेरे आपसे एक और क्वेश्चन है, क्योंकि आज लास्ट में एंड में काफी क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए अभी के अभी दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर कि एस्टेरॉइड जब धरती के एनवायरमेंट में आता है तब क्यों जलता है, पूरे स्पेस में जब घूम रहा होता है तब क्यों नहीं जलता वो।
धरती के एनवायरमेंट में ही ऐसा क्या है कि उसमें आग लग जाती है और वो जल जाता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है, बहुत इजी क्वेश्चन। आप सिर्फ धरती को देखो, धरती और स्पेस में क्या डिफरेंस है, अगर ये आपको पता लगे एक सिंपल सी चीज, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो स्पेस में जब ये एस्टेरॉइड घूमते हैं और काफी स्पीड होती है इनकी, बहुत तेज स्पीड होती है, तब उस समय इनमें आग नहीं लगती। बट ये धरती के एनवायरमेंट में जैसे ही आते हैं इनमें आग लग जाती है। तो क्या वजह है? तो वो नीचे कमेंट बॉक्स पे आपको लिखकर बताना है। नहीं पता है तो थोड़ा सर्च कीजिएगा और लिखकर बताइएगा। आप चाहें तो वो डिस्कशन ग्रुप जो है अपना टेलीग्राम का, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। और पहली बार ये इस प्रकार की जो ये 2018 VPI एस्टेरॉइड का जो इम्पैक्ट धरती से होगा, तो उसकी डिस्कवरी जो है वो पैलोमार ऑब्जर्वेटरी जो कैलिफोर्निया सैन डियागो में हम लोग को देखने को मिलती है, उसने 2 साल पहले ही कर दी थी। और नासा ने अभी कहा है कि ये टकराने की इसकी संभावना है मात्र 0.41%, या फिर 240 में से एक चांस ऐसा होगा कि ये टकरा सकती है, यानी कि ना के बराबर है। ठीक है। और आती है अगर ये एनवायरमेंट में, मैंने आपको बता ही दिया कि ये धरती को हार्म नहीं करेगी, क्योंकि आती सही थी ये जल जाएगी पूरी तरह से, जो है वो खत्म हो जाएगी धरती के एनवायरमेंट में आते आते। बट क्या होता है, हर साल इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, खबर आती रहती है कि एस्टेरॉइड जो है वो धरती से टकराने वाला होता है। बट धरती से टकराने का मतलब ये नहीं कि धरती को तबाह कर देगा। वो तबाह जब करेगा जब उसका साइज बहुत बड़ा होगा, 140 मीटर या उससे बड़ा अगर एस्टेरॉइड होगा, तब जो है वो कह सकते हैं कि ये हमारे लिए चिंता वाली बात है। बट छोटा साइज का है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इसके बारे में एक जनरल बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट इतने परेशान होते हैं कुछ कुछ टॉपिक को लेकर कि अरे यार सर ये जो है वो मतलब इसका साइज क्या होगा, इसमें मतलब किस प्रकार से ये इम्पैक्ट करेगा, किस जगह पर आकर गिरेगा। अरे क्या मतलब ये सब पता करने का? ये सब नहीं आएगा। जो चीज़ आएगी वो ये 2018 VP1 आया तो आया, वरना ये भी नहीं आएगा। राइट। तो इसके बारे में जनरल एक आपको आइडिया होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट इस पूरे करंट अफेयर्स की जर्नी के दौरान। और ये अपना लास्ट टॉपिक था। आज के होमवर्क ले लो आप। ब्रिक्स और G7 ये 2 कंट्रीज के बारे में आपको पढ़ना है। चाइना वाला जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था GS पेपर 2 में, तो उससे रिलेटेड ये 2 टॉपिक्स न्यूज़ में थे, ब्रिक्स और G7। तो ये आप पढ़िए, इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन। मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइस, लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए इस पूरे लेक्चर की, और पूरा मंथली पैकेज जो है वो आपको चाहिए, तो आप परचेज कर सकते हैं मात्र 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ में आपको वेरियस चीजें मिलती हैं इस मंथली पैकेज के अंदर। सबसे पहली चीज तो आपको PDF प्रोवाइड की जाती है, और PDF आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक लेक्चर है, वो डेली लेक्चर्स आते हैं, डेली मटेरियल्स ऐड ऑन होता जाता है। अब उस करंट अफेयर्स के हर एक न्यूज को, हर एक डेटा को अगर आप हैंड रिटन नोट्स में जो है वो बनाते रहोगे, तो आपका टाइम इसमें काफी ज्यादा कंज्यूम होता है। राइट। और उस टाइम को जो है अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लगा लो या जनरल स्टडीज के कुछ टॉपिक को पढ़ने में लगा लो, तो आप प्रोडक्टिवली अपने टाइम को जो है वो मैनेज कर पाओगे, क्योंकि इस एग्जाम में मेन गेम जो है वो टाइम का ही है पूरा। राइट। तो और प्राइस भी जो मैंने रखा है वो आप लोग की अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए रखा है, 100 रुपीज पूरे महीने के लिए। राइट। तो इसमें आपको इस लेक्चर की डेली PDFs प्रोवाइड की जाती है। आप सुबह मॉर्निंग में लेक्चर देखो, और रात में सोने से पहले ये डेली लेक्चर की PDF आपके पास रहेगी अवेलेबल, उसको एक बार आप स्क्रॉल करके रिवीजन कर लो। स्ट्रैटेजी में आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसके बाद आपको दिया जाता है संडे के दिन वीकली कंपाइलेशन, एक सिंगल फाइल जिसमें पूरे हफ्ते के लेक्चर्स की PDF होती है, वो अटैच्ड होती है, उसको आपको पढ़ना है। ये आपका हो गया वीकली रिवीजन। और ऐसे ही दिया जाता है आपको मंथली फाइल, एक सिंगल मंथली PDF लेक्चर्स की, तो वो आपको दे दी जाती है, जिसको आपको पढ़कर पूरा मंथ का रिवीजन करना है। तो 3 बार हो गया आपका रिवीजन, और 3 बार रिवीजन इज सफिशिएंट। उसके बाद फिर 2-3 महीने में एक बार आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाकी तीन रिवीजन में जो है वो आप लोग की पूरी न्यूज होती है वो टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। और इसी पैटर्न में अगर आप मंथली पैकेज लेते हैं तो आपको इसी पैटर्न में जो है वो न्यूज प्रोवाइड की जाती है, यानी कि मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है। और इतना ही नहीं, संडे के दिन एक करंट अफेयर्स का टेस्ट आता है, उसका भी PDF आपको इसी पैकेज में 100 रुपए पर मंथ के पैकेज में इंक्लूडेड है। और इतना ही नहीं, जैसे ही मंथ खत्म होता है, मंथ खत्म होने के 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो एक प्रिंट फॉर्मेट PDF जो है वो प्रोवाइड करा दिया है, यानी कि प्रिंट फ्रेंडली PDF होती है ये। यानी कि एक ऐसा PDF होता है जिसकी जो पेजेस होते हैं वो 60 से लेकर 100 पेजेस के बीच के होते हैं। उसमें सिर्फ मटेरियल्स होता है, जो बेसिकली ये वाला जो मटेरियल, ये पूरा पोर्शन जो आपको लिखित वाला जो चीज दिखाई देती है वो प्रोवाइड किया जाता है आपको, जिससे कि आप प्रिंट करा लें और आप अपने नोट जो है, यानी कि अगर आप जो रिवीजन करें तो आप उसको अंडरलाइन कर लें। और इस प्रकार से, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो होते हैं उनको स्क्रीन में पढ़ने में परेशानी होती है, तो उनके लिए ये फैसिलिटी है जो कि सबको दी जाती है। और इंग्लिश हिंदी अलग अलग दिया जाता है, और सभी को ये पूरी चीज जो है वो मात्र 100 रुपए पूरे महीने के पैकेज में इंक्लूडेड है। ठीक है। आप चाहें तो एक साथ दिसंबर तक की पेमेंट कर सकते हैं, बार बार हर महीने पेमेंट करने की जगह एक बार पूरी आपने पेमेंट कर दी दिसंबर तक की, यानी कि सितंबर की अगर आप लेते हैं, सितंबर से शुरू करते हैं या फिर अगस्त से भी शुरू करते हैं तो 500 रुपए,
राइट। पर मंथ के 100 रुपीज ही है मिनिमम, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स पर आपको कैसे इसको परचेज करना है उसका पूरा डिटेल जो है वो लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स पर, आप देख सकते हैं पिंड मैसेज पे, या फिर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन पर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी चीज जो है वो वहां पर अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। और आप करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा। ये सेम नाम से ही टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड फेसबुक पर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं कमलाक्ष झा मेरा नाम सर्च करके। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।